हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की इस 22 सितंबर की वर्कशीट में। जैसा कि आप देख सकते हैं, वर्कशीट का नंबर 34 है। वर्कशीट क्लास 10th के लिए है और वर्कशीट है एसएसटी यानी कि सोशल साइंस की, जिसमें हम इतिहास का पार्ट यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पढ़ने वाले हैं। 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र एवं क्रांति से अलगाव हो गया, मतलब वो दोनों सेपरेट हो गए। राज्य की सत्ता को बढ़ाने के लिए रूढ़िवादियों ने अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया। यद्यपि मध्यवर्गीय जर्मन लोगों ने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक राज्य बनाने का प्रयास किया था, मगर इसे राजशाही एवं फौज की ताकत द्वारा मिलकर दबा दिया गया। इसके पश्चात प्रशा ने राष्ट्र एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाला। जर्मनी का एकीकरण 1866 से लेकर 1871 एकीकरण प्रशा के नेतृत्व में हुआ। वो इसका नेतृत्व संभाल रहे थे। प्रशा के प्रमुख मंत्री ऑटो वन बिस्मार्क ने राष्ट्र निर्माण में मुख्य भूमिका अदा करी, जो 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के 3 युद्धों की प्रशा की जीत हुई एवं एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हो गई। 1771 में बेटा क्या हुआ, केसर विलियम प्रथम को नए साम्राज्य का राजा घोषित कर दिया गया। जर्मनी के एकीकरण के यूरोप के एशिया को महाशक्ति के रूप में स्थापित किया। अब नए जर्मन राज्य में मुद्रा, बैंकिंग एवं न्यायिक व्यवस्थाओं की आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया। अब 1859 से लेकर 1870 में क्या हुआ, इटली 7 राज्यों में बढ़ गया बेटा। 1830 के दशक में ज्यूसेपे मत्स्यानी ने इटली के एकीकरण के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत किया। 1830 से लेकर 1848 के क्रांतिकारी विद्रोह एक असफल हुआ। 1859 में फ्रांस से सार्डिनिया पीडमार्क ने एक चतुर कूटनीतिक संधि की, जिसके माध्यम से उसने ऑस्ट्रिया को हरा डाला। 1861 में इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित कर दिया गया। काउंट कैमिलो दे कावुर सार्डिनिया पिडमांक का प्रमुख मंत्री था। इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने के लिए आंदोलन का उसने नेतृत्व किया था। हालांकि वह स्वयं ना तो एक क्रांतिकारी था और ना ही जनसत्ता में उसका कोई विश्वास था। फ्रांस के साथ की गई चतुर संधि के पीछे कवर का हाथ था, जिसके कारण ऑस्ट्रिया को हराया जा सका एवं इटली का एकीकरण संभव हो सका। ज्यूसेपो में क्या हुआ बेटा, यह एक नियमित सेना का हिस्सा नहीं था। इसमें इटली के एकीकरण के लिए सशक्त स्वयंसेवकों का नेतृत्व किया गया। 1807 में दक्षिण इटली और 2 सिसिलियों के राज्य में प्रवेश किया और स्पेन शासकों को हटाने के लिए राजनीय किसानों का समर्थन पाने में सफल रहे। उसने दक्षिणी इटली एवं सिसिली को राजा इमैनुअल द्वितीय को सौंपा और इस प्रकार इटली का एकीकरण संभव हो पाया। प्रश्न है, देखते हैं क्या है। पूछा है इटली का एकीकरण कैसे संभव हो पाया। तो बेटा सबसे पहला पॉइंट है, अली का एकीकरण एक लंबा एवं जटिल प्रक्रिया थी। आरंभ में इटली 7 छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। इटली के एकीकरण का प्रयास मैत्सनी ने किया, लेकिन वह असफल रहा। इटली के एकीकरण में पिडमांट के मुख्यमंत्री कावूर और गैरीबाल्डी की अहम भूमिका रही है। 1861 में इटली का एकीकरण पूरा हुआ और जो इमैनुअल द्वितीय था बेटा, उसको सम्राट घोषित कर दिया गया। पूछा है एकीकृत जर्मन का राजा कौन था बेटा, तो केसर विलियम प्रथम राजा था वहाँ का। जर्मनी के एकीकरण की विशेषताएं बतानी है आपको। तो सबसे लंबा और जटिल प्रक्रिया थी। प्रयास हुआ था 1848 में, लेकिन वो असफल रहा था और 7 वर्षों के दौरान 3 युद्ध लड़े हैं। चौथा प्रश्न है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद लोकतंत्र एवं राष्ट्रवाद से अपने जुड़ाव से दूर होता चला गया। तो यह सही है कि 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद लोकतंत्र एवं राष्ट्रवाद की
अपने जुड़ाव से दूर होता चला गया। अब राष्ट्रवाद का स्थान उग्र राष्ट्रवाद ने ले लिया। उपनिवेशवाद और युद्ध को राष्ट्रवाद का एक भाग मान लिया गया और राष्ट्र को मजबूत करने के लिए लोकतंत्र की बजाय तानाशाही पर अधिक जोर दिया जाने लगा। तो इसके साथ आज की एसएसटी की हिंदी मीडियम की वर्कशीट कंप्लीट होती है। इंग्लिश की वर्कशीट भी आपको चैनल में मिल जाएगी। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।